गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी साहित्य के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीटी पीटी की परीक्षा संभवतः मार्च में होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास, गद्य एवं पद्य दोनों भागों को शामिल किया गया है। आज की क्लास हिंदी गद्य साहित्य की उपन्यास विधा पर आधारित है। चलिए देर न करते हुए हम लोग उपन्यास विधा को स्टार्ट करते हैं। उपन्यास शब्द उप और न्यास से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है थाती के योग्य। तो इनके योग से बना हुआ है। न्यास का मतलब होता है थाती, उप का मतलब होता है समीप। इनके योग से उपन्यास बना है। तो अब दोनों का अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ हुआ मनुष्य के निकट रखी हुई थाती या वस्तु, उपन्यास का अर्थ हुआ मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु या थाती। अर्थात इसको दूसरे तरीके से, अर्थात वह वस्तु या कृति रचना जिसको पढ़कर ऐसा लगेगा कि यह हमारी ही है, जिसको पढ़ने पर ऐसा लगे कि वो हमारी ही कथा है, हम उसको जानते पहचानते हैं, वो हमारे ही जीवन की है। ठीक है, इसमें हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। ऐसा लगेगा कि इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है। हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब ही नहीं, हमारी ही कथा है और हमारी ही भाषा में कही गई है, ऐसा महसूस होगा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इसे नावेल कहते हैं। तो याद रखेंगे, प्रश्न बन चुके हैं सब। अंग्रेजी में उपन्यास को नावेल कहते हैं और गुजराती भाषा में इसे उपन्यास को नवल कथा कहते हैं। ठीक है, और मराठी में देखें, मराठी में ये वाला प्रश्न बना है, मराठी में उपन्यास को क्या कहा जाता है? कादम्बरी कहा जाता है। और बंगला भाषा और हिंदी, इन दोनों में जो है उपन्यास को उपन्यास ही कहा जाता है। ठीक है, तो बंगला भाषा हो या फिर हिंदी हो, दोनों में क्या कहा जाता है? तो उपन्यास ही कहा जाता है। दोनों भाषाओं में उपन्यास कहा जाता है। आलोचकों ने, जो आलोचक है, जो विद्वान हैं, उन्होंने उपन्यास को जेबी थिएटर नाम दिया है। जेबी थिएटर, उपन्यास को आलोचकों ने जेबी थिएटर की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा, ये प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा कौन सी है? तब आपका आंसर होगा कि उपन्यास है। आपका आंसर क्या होगा? उपन्यास है। उपन्यास को महाकाव्य का स्थापन कहा जाता है, अर्थात उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, यह साहित्य की अपेक्षाकृत एक नई विधा है। यह साहित्य की अपेक्षाकृत एक नई विधा है। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई। अगर पूछा जाए, ये प्रश्न बने कि हिंदी में उपन्यास रचना करने की जो प्रेरणा मिली वो किस भाषा, कहाँ से मिली? तो आप कह सकते हैं कि बंगला साहित्य से मिली। और बंगला साहित्य को कहाँ से मिली? तो पाश्चात्य साहित्य से। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य से। अब यहाँ देखें, हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था।
सबसे पहले नावेल के जगह पर उपन्यास शब्द का इस्तेमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। नावेल अंग्रेजी का शब्द है, तो अंग्रेजी में नावेल लिखा जाता था, उसे हिंदी में जब लिखना हुआ तो इन्होंने नावेल के जगह पर नावेल के लिए उपन्यास शब्द का उपयोग किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो सबसे पहली बार उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रश्न बनेगा, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब कुछ इसके परिभाषाएं देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दिए हुए हैं। तो श्याम सुंदर दास हैं, श्याम सुंदर दास ने एक परिभाषा दिया उपन्यास के लिए कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। श्याम सुंदर दास ने कहा कि उपन्यास जो है वो वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा है। ठीक है। इसके बाद अगले जो विद्वान आते हैं, लेखक जो आते हैं, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने उपन्यास के लिए कहा कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। उपन्यास जो है वो मानव जीवन की एक प्रकार से समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद ने कहा कि उपन्यास मानव जीवन का समग्र कथा है और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है, ये प्रेमचंद का है। अगले विद्वान आते हैं अंग्रेजी के, क्रॉस। ये कहते हैं कि उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण, ये क्रॉस ने कहा कि वास्तविक जीवन का क्या है? यथार्थ चित्रण है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यथार्थ चित्रण। और श्याम सुंदर दास ने कहा है कि वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा है, यानी काल्पनिक चित्रण है लेकिन वास्तविक जीवन का है। और क्रॉस कहते हैं कि वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास। उपन्यास के लिए जो है अगली जो परिभाषा है वो जैनेन्द्र की है। जैनेन्द्र कहते हैं उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। कह रहे हैं कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है, यानी गद्य में लिखा हुआ आख्यान है जिसमें मानव के सुख और दुख, ठीक है, के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में, दुख में परमात्मा बसता है। पीड़ा में परमात्मा बसता है और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। ये देख लीजिए जैनेन्द्र के जो भी उपन्यास है वो आत्मपीड़न से प्रभावित हैं, तो आत्मपीड़न के साधन है। इन्होंने लिखा जैनेन्द्र ने कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं और पीड़ा में परमात्मा बसता है, इसीलिए मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। ठीक है, ये किसका कथन है? ये परिभाषा जैनेन्द्र की है। आगे देखते हैं, अज्ञे ने भी इसके लिए परिभाषा दिया है। क्या दिए हैं? कहते हैं कि मानव जीवन का विस्तार एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है। यानी मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है, वही उपन्यास कहलाता है। आगे देखें, उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है। उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र संवाद, चित्रण से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है। उपन्यास एक गद्य का नया विकसित, नव विकसित मतलब नया और विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र संवाद,
चित्रण से यथार्थ और कल्पना मिश्रित करके एक आकर्षक कहानी प्रस्तुत की जाती है। ये बात कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एक और कथन है प्रेमचंद का। लिखते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का क्या समझता हूँ? चित्र मात्र समझता हूँ। मात्र मैं बस इतना समझता हूँ कि ये चित्र मात्र है। ठीक है, मानव जीवन का क्या है? ये चित्र मात्र समझता हूँ। उपन्यास मूलतः यथार्थ को आंकने वाली विधा है। इन्होंने क्या कहा कि उपन्यास जो है मूल रूप से देखा जाए तो यथार्थ को आंकने वाली विधा है, यानी यथार्थ सच्चाई को नापने वाली विधा है। अब देखें अगला, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी एक उपन्यास के लिए परिभाषा दिया गया कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व, जो भी तत्व इसको जोड़ दे किस्सा और दृष्टि को, वही उपन्यास है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। बच्चन सिंह का देखेंगे, ये लिखते हैं कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी बच्चन सिंह उपन्यास को बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने के लिए नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मनुष्य का मोटापा जैसा मनुष्य पर असर डालता है, यानी रोगी बना देता है, वैसे ही उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही प्रभाव डालता है। उसको पढ़ने में, उसको समझने में थोड़ा सा क्या होती है, समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह का कथन है। अब आगे बढ़ते हैं, उपन्यास के तत्व। उपन्यास के 6 तत्व बताए गए हैं। कितने बताए गए? 6 तत्व। पहला बताया गया कथा वस्तु, और दूसरा बताया गया चरित्र चित्रण। एक तो पहला कथा वस्तु होना चाहिए, दूसरा चरित्र चित्रण होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कथोपकथन संवाद, यानी कि संवाद होना चाहिए। चौथा है उसमें भाषा शैली का प्रयोग है, ये भी उसका एक अंग है। पांचवा देश काल और वातावरण है। देश काल या वातावरण, किस देश में, किस समय, किस वातावरण में ये उपन्यास लिखा गया है, तो देश काल और वातावरण। और छठा होता है उद्देश्य, इस उपन्यास को लिखने का उद्देश्य। अब आते हैं उपन्यासों का वर्गीकरण। उपन्यासों को हम बांटते हैं कि आखिर उपन्यास किस प्रकार के होते हैं। उपन्यास के हमने तत्व देख लिए, 6 तत्व थे, लेकिन उपन्यास का वर्गीकरण, बंटवारा करते हैं। तो उपन्यासों को कई वर्गों में बांटा गया है। विषय वस्तु के आधार पर या कहानी के आधार पर, स्टोरी के आधार पर या विषय वस्तु के आधार पर, और विषय वस्तु के आधार पर बांटा गया है। और दूसरा जो है भाषा शैली के आधार पर बांटा गया है, एक शैली के आधार पर, लिखने की शैली पर। ठीक है, भाषा शैली नहीं बल्कि शैली के आधार पर, किस प्रकार की शैली को अपनाई गई है उस उपन्यास में। तो पहले हम देख लेते हैं विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक उपन्यास। अब समाज को जो है विषय वस्तु बनाया गया है, समाज में जो भी चीज़ें चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, अगर उनको आधार बनाया गया है तो फिर जो है वो सामाजिक उपन्यास है। अगर जिस उपन्यास का स्टोरी जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है तो फिर वो उपन्यास ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिस उपन्यास में जादूगरी, चमत्कारी, तिलस्म का प्रयोग हुआ होगा तो फिर वो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास कहलाएगा। चौथा, जिसमें ऐसा उपन्यास जिसमें जो है घटना का जासूसी जांच परख किया गया हो, जासूसी उपन्यास कहलाता है वो। ठीक है, जासूस की तरह उस उपन्यास को जो है प्रस्तुत किया गया होगा। कौन सी घटना घटी, कैसे घटी, उसका, जैसे आप देखे होंगे एक आता है CID धारावाहिक सीरियल, तो उसी प्रकार से जासूस होते हैं 4-5,
तो वो क्या करते हैं, उस घटना का पता लगाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जासूसी उपन्यास लिखा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। यह जो है, यह उपन्यास जो है किसी मानव के अंदर उसकी मनोस्थिति को प्रस्तुत किया गया है कि उस उन मानव के अंदर कौन सी समस्याएं, कौन सा मानसिक चित्रण प्रस्तुत हो रहा है या चल रहा है उसके अंदर, उसको उसके उसके दुख को, उसके कष्ट को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मानसिक कष्ट, मानसिक दुख, ठीक है। तो वो जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। और यहाँ देखें आगे वर्णात्मक उपन्यास। शैली के आधार पर देखें तो वर्णात्मक उपन्यास, इसको वर्णन किया जाता है और जीवनी परक किसी को जीवन को आधार बना करके लिखा जाएगा। पत्रात्मक उपन्यास, ये पत्र शैली में लिखा जाएगा। डायरी, जो डायरी शैली में लिखा जाएगा वो डायरी शैली का उपन्यास हो जाएगा। और कोई उपन्यास किसी को प्रतीक बना के लिखा जाता है तो फिर वो प्रतीकात्मक उपन्यास कहलाएगा। अब बढ़ते हैं, ये हमारे उपन्यासों के वर्गीकरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी और हैं तो उस पर नहीं हटा है। देखिए, ये विषय वस्तु के आधार पर अभी जो है छठा वर्गीकरण, सातवां वर्गीकरण भी किया गया है। तो यहाँ पे हमने 5 देखे हैं विषय वस्तु में, और यहाँ देख लेंगे छठा सातवां मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक उपन्यास, ठीक है। और शैली में देखेंगे, एक कुछ नहीं मिला तो सभी का मिश्रण रहेगा। और एक उपन्यास होता है आत्मकथात्मक शैली में लिखा जाता है, अपनी कथा को आधार बना करके और समग्र जीवन का जो है कथा प्रस्तुत किया जाता है। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास वो कहलाता है। अब बढ़ते हैं हम, हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु है। विवादित नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। जब भी आपसे प्रश्न बने, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है। अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा। परंतु विद्वानों ने अपना भिन्न भिन्न मत व्यक्त किया हुआ है। अलग अलग कृति को प्रथम उपन्यास बताया है, अलग अलग मत प्रस्तुत किया है और अलग अलग कृति को जो है पहला उपन्यास बताया है। तो अब देखिए, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु को सर्वमान्य मत स्वीकार किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल भी इसे जो है पहला उपन्यास मानते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास। यह 1882 में लिखा गया है। और सर्वमान्य मत यही है कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। 1882 ईस्वी में लिखा गया। तो इसका डेट बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा गुरु का आपको डेट हमेशा याद रखना है, 1882, ठीक है। इन सभी जितने उपन्यास यहाँ दिखाए जा रहे हैं सभी का जो है आपको डेट भी याद करना है। तो परीक्षा गुरु 1882 में। उसके बाद है श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती। अब भाग्यवती को पहला उपन्यास किसने माना, तो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि भाग्यवती उपन्यास जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास है। भाग्यवती, इसका डेट आपको याद रखना है। भाग्यवती उपन्यास 1877 में लिखा गया था। चूँकि अब देखिए, ये बाद में परीक्षा गुरु बाद में लिखा गया, 1877 पहले लिखा गया है। लेकिन इसे पहला उपन्यास इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि जो उपन्यास के तत्व हमने बताया, 6 तत्व, वो तत्व इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो है इसे आप हिंदी का पहला उपन्यास नहीं कह सकते। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त जो है इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है भारतेंदुकृत पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। भारतेंदुकृत
पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा ये अधूरा रह गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको मानते हैं कि यही जो है भारतेंदु जी का जो ये उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा है, यही हिंदी का पहला उपन्यास है। इसका डेट क्लियर नहीं क्योंकि ये अधूरा रह गया था, पूर्ण प्रकाश पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखें पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, इसका डेट आपको याद रखना है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, यह उपन्यास आया 1870 ईस्वी में। ये कृति 1870 में आती है, लेकिन देवरानी जेठानी की जो कहानी है इसमें भी जो उपन्यास के 6 तत्व हैं वो मौजूद नहीं हैं। 6 तत्व जब मौजूद होगा तभी वो उपन्यास कहा जाता है। तो यहाँ जो है 6 तत्व मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये कहानी उपन्यास नहीं कहा जाता। लेकिन गोपाल राय कहते हैं कि ये जो है हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास इसे मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता 1891 ईस्वी में लिखा गया। (1891 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसे मिटा देता हूँ, अब लिख देता हूँ चंद्रकांता 1891 में लिखा गया। चूँकि ये बाद का उपन्यास है तो पहला उपन्यास नहीं है। ठीक है, इसको मानते हैं कृष्णलाल। अब इंसा अल्लाह खां द्वारा एक रचना है रानी केतकी की कहानी, जो 1803 में लिखी गई है। शिव नारायण श्रीवास्तव कहते हैं कि यही हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, अब देखेंगे इन सभी में से प्रश्न कहाँ से बनेगा। तो एक तो आपको याद रखना है पहला वाला, इससे प्रश्न बनेगा। दूसरा सरदाराम फुलौरी वाला याद रखना है। इसके बाद तीसरा आपको देखना है गोपाल राय वाला, एक यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इन्हीं तीनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए डेट सभी का याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी 1803 में, चंद्रकांता 1891 में, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में और भाग्यवती 1877 में, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। अब आते हैं हिंदी उपन्यासों में प्रथम। ठीक है, तो कुछ प्रथम का मतलब कि हिंदी उपन्यासों में कौन पहली बार लिखा गया, उस चाहे वो शैली के आधार पे चाहे सामाजिक दृष्टि के आधार पे पहला उपन्यास कौन सा है। तो देखें कि आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो श्यामा स्वप्न है। ठीक है, कौन सा उपन्यास है, श्यामा स्वप्न। इसका डेट आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, डेट बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो डेट आपको हमेशा याद रखना है 1885 ईस्वी। श्यामा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया, तो ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह। कैसा उपन्यास है श्यामा स्वप्न, आख्यायिका शैली का उपन्यास है। अब देखेंगे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, हृदय हारणी या आदर्श रमणी। आदर्श रमणी यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास 1890 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, यह उपन्यास कब लिखा गया, 1890 ईस्वी में। अब प्रश्न आया पत्रात्मक शैली का उपन्यास। पहला उपन्यास पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास, तो पांडे बचन शर्मा उग्र का
एक उपन्यास आता है चंद हसीनों के खतूत। यह उपन्यास 1927 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास पांडे बेचन शर्मा ओग्र द्वारा चंद हसीनों के खतूत, जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है। डेट एकदम क्लियर आपको याद रखना है, 1954। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1954। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। हिंदी का प्रथम तिलस्मी अय्यारी उपन्यास देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। 1891 ईस्वी में लिखा गया चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न बनेगा कि हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो है हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास है। याद रखेंगे, 1922 में पहला राजनैतिक उपन्यास आता है। ठीक है, पहला राजनीति पे आधारित उपन्यास कब लिखा गया? 1922 ईस्वी में, और भी प्रेमचंद के द्वारा। नाम क्या है? प्रेमाश्रम। अब आगे बढ़ते हैं। स्मृति पर आधारित यानी स्मृति शैली में लिखा गया उपन्यास, पहला उपन्यास तो शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है देहाती दुनिया। ये जो है स्मृति शैली पर आधारित उपन्यास है, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो स्मृति शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यासों का अब विकास क्रम हम देखेंगे। हिंदी उपन्यासों का क्या देखेंगे? विकास क्रम। कह रहे हैं कि यदि प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासकारों में अगर केंद्र बिंदु मान लिया जाए, ठीक है, प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासकारों में अगर उस केंद्र बिंदु मान लिया जाए, तो हिंदी उपन्यास को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग जो उपन्यास लिखा गया वो 1877 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, 1877 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी, ये है प्रेमचंद पूर्व। आपको याद रखना है प्रेमचंद पूर्व का समय सीमा क्या रखा जाए? पूर्व युग का, प्रेमचंद पूर्व युग का समय सीमा रखा गया है 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी द्विवेदी युग तक। ठीक है, इसमें जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को समेट लिया गया है। क्लियर है? 1877 से 1918 ईस्वी तक ये प्रेमचंद पूर्व युग है। अब 18 के बाद प्रेमचंद पूर्व युग प्रेमचंद का युग आ जाता है, यानी छायावाद। जो छायावाद आता है 1918 के बाद, वो आ जाता है प्रेमचंद का युग। ठीक है, तो प्रेमचंद युग जो है प्रेमचंद युग जो है वो आता है 1918 से 1936, 1918 से 1936। ईस्वी। ये मैं डेट क्यों याद रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा रुकेंगे, हाँ, ये डेट मैं क्यों याद करने के लिए कह रहा हूँ,
अगर डेट आपको याद रहता है तो आप आसानी से ये पकड़ सकते हैं कि कौन सा कवि जो है या कौन सा लेखक जो है किस युग में रहा है। ठीक है, ये पकड़ने के लिए काफ़ी है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रेमचंद युग कब से है, फिर शुक्ल युग कब से आता है। जैसे निबंध में शुक्ल युग आएगा तो शुक्ल युग कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रेमचंदोत्तर युग, तो 36 के बाद जो है प्रेमचंदोत्तर युग चलता है। 1936 से अब तक ये प्रेमचंदोत्तर चल रहा है। अब प्रेमचंदोत्तर में कई प्रकार के उपन्यास लिखे जाते हैं। कुछ उपन्यास सामाजिक है, कुछ मनोविश्लेषणवादी है, कुछ साम्यवादी है, कुछ आंचलिक है और कुछ ऐतिहासिक है। ये प्रेमचंदोत्तर का युग में ये जो है पांच प्रकार के उपन्यास बता दिए। सामाजिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। चलिए, तो कल हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रेमचंद पूर्व युग। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।